हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हियर। आई होप यू आर गुड। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है CSC मैट्रिक्स। आप लोग ज्वाइन करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये हमारा दूसरा लेक्चर है इन्वायरमेंट का, तो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एंड ये अपना लोगो है। बताइए कैसा लगा आप लोगों को लोगो? अभी मैंने चेंज किया है। तो ऐप अपना लॉन्च हो चुका है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जाके प्ले स्टोर से। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, iOS वाले के लिए भी डाल दूंगा। इशू है, आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हो, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी आप लोगों को कि जैसे उस दिन मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, जो लोग नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मैंने अभी मतलब जॉब छोड़ दी है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला तो ये मेरा कुछ ड्रीम कमिटमेंट है, सो आई हैव टू डू। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि होता है ना कि सब कुछ अच्छा होता है, एवरीथिंग वाज फाइन परफेक्ट, बट मन नहीं करता करने का। वो पंचायत में एक जो बूढ़ी माँ होती है वो कहती नहीं है कि मन नहीं लग रहा है, मन अच्छा नहीं लगता, तो वही चीज़ें होती हैं। तो मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि जो मेरा मन करता है वो मैं करता हूँ। ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं। कुछ भी हो जाए, 50 करोड़ मिल जाए, 100 करोड़ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपकी इच्छा क्या है करने की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो चीज़ें छोड़ी है वो तो कल दोबारा भी ले सकते हैं। तो इसीलिए अभी पहला वो है कि अपना कुछ ड्रीम कमिटमेंट है, उसको करना है। दूसरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग मिलके ये प्लेटफॉर्म को अपलिफ्ट किया जाए। ऐप ऑलरेडी आ चुका है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करिए, प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हम चीज़ें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि आगे भी काफ़ी चीज़ें चलेंगी। और एक चीज़, ऐप में अगर आप डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज सारी चीज़ें मिलेंगी, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, स्पेशली जो आपके नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स प्री वाले, वो जाके आप देखिए। मैंने विद द ड्यू परमिशन वहाँ पे डाउनलोड किया है। जिसके जिसके नोट्स से मैंने उनसे पूछा है, कॉल करके बात की है, परमिशन मांगा है, उसके बाद ही मैंने अपलोड किया है। तो आप लोग उसको देखिए, इतना बढ़िया बेहतरीन नोट्स है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐप में सारी चीज़ें एक जगह हों, एक साथ हों, ताकि आपको कोई उतना इशू ना आए। तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख लेना। ऐप ज़रूर डाउनलोड करिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि चीज़ें अभी थोड़ा सा मीन्स है। तो 20 तारीख को, मतलब 20-25 जैसे ही ख़त्म होता है, 30 तक, सितंबर तक, तो चीज़ें और अच्छे से हम अगले साल के लिए ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो अभी इन्वायरमेंट का सीरीज़ तब तक मैं सोच रहा हूँ ख़त्म कर दूँ। आप लोग टच में रहिए। इसीलिए कहता हूँ ऐप डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं चलेंगी। कुछ मुझे प्राइवेट प्राइवेट ग्रुप बनाने हैं, वो सारी चीज़ें प्लानिंग है। तो वी विल सी। चलो लेक्चर एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा आपको। मैं चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट की एक ऐसे लेक्चर बना दूँ, ऐसी सीरीज़ बना दूँ कि आपको कहीं से अलग करने की ज़रूरत पड़े ही ना। तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर आज पढ़ेंगे। हाँ, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगा कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स, कितने सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं कि कुत्ते हैं उसमें, भेड़ बकरी मुर्गा, सारी चीज़ें होंगी। फिर माइक्रोबियल स्पीसीज़ होते हैं, प्लस उनके जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, सब कुछ मिला के दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ज़्यादा क्लाइमेट रेजिलियंट होगा, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 8.7 मिलियन, मतलब 87 लाख के अराउंड टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं अर्थ पे। 87 लाख स्पीसीज़ में हम एक इंसान है, सोचो। विद 6.5 मिलियन जो है वो लैंड पे होते हैं, बाकी 2.2 मिलियन जो है वो ओशन पे हैं। तो लैंड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओशन। तो ये चीज़ आप याद रख लेना कि लैंड पे ज़्यादा है कम्पेयर टू द ओशन। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंसेक्ट तो यूपीएससी अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो इंसेक्ट पाया जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा। ये जो 8.7 मिलियन है ना, उसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2-3 टर्म आप देख लो कि इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिनके बैकबोन्स नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट्स। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी हड्डी होती है, जिसमें पीछे हड्डियाँ होती हैं। तो जो हड्डियाँ वाले हैं वो उतने सारे लोग हैं, लेकिन उसमें फिशेस सबसे ज़्यादा हैं, मछलियों के, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा। तो इसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है इन्वर्टिब्रेट्स में, और इसमें फिश सबसे ज़्यादा है। फिर ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स के बारे में आगे देखेंगे। तो एनिमल्स विदाउट बैकबोन, उनको क्या बोलते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स तो क्या क्या हो सकते हैं, अर्थवॉर्म हो गए, कुछ नहीं होता ना पीछे उनके, कहाँ रीढ़ की हड्डी होती है, क्रैब्स हो गए, फ्लाई हो गए, फिर वेल्क हो गए। तो ये देख लेना। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा ऐप पे, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ एनिमल विद बैक बोन्स, उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स जैसे मान लो कि आपके कंगारू हो गए, फिर स्नेक हो गए, इनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, चाहे पतली सी हो, लेकिन इनकी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम
वर्टिब्रेट बोलते हैं ना। अब छोटे छोटे टर्म देखते चलेंगे, सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रिवाइज नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी, इससे ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैं करवाऊंगा। स्पीसीज रिचनेस क्या होता है? स्पीसीज और रिचनेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेजर्स द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए कम्युनिटी। कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखो, तो यहाँ एक ही प्रजाति के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है? स्पीसीज अविडेंस है कि नंबर में तो ज़्यादा है लेकिन रिचनेस नहीं है। रिचनेस कब आती है? जब डाइवर्सिटी होती है, कि देखो यहाँ हिरन भी है, यहाँ चीता भी है, यहाँ बड़े प्लांट हैं, यहाँ छोटे प्लांट हैं, अलग अलग, यहाँ कुत्ते भी हैं। तो ये क्या हो गया? रिचनेस हो गई, डाइवर्सिटी बढ़ गई, तो दैट इज़ कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे इक्वेटोरियल रीजन में, वहाँ पे रिचनेस सबसे ज़्यादा होती है। या कोरल रीफ हो गए, कोरल रीफ हम पढ़ते हैं ना, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये रेजिलियंट होते हैं अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो वो क्या है? रिचनेस है। अब इवननेस की बात करते हैं, तो रिचनेस और इवननेस में डिफरेंस जानो, क्योंकि एमसीक्यू में आ जाते हैं, विजन पूछ लेंगे, बाजीराम वाले पूछ लेंगे, आप गलत करके आते हो बेसिक चीज़ें, इवन यूपीएससी में बेसिक चीज़ें आती। तो इवननेस और रिचनेस में अंतर क्या होता है? देखो दोनों मेजर करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लेकिन रिचनेस में क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितनी डाइवर्सिटी है, दैट इज रिचनेस। इवननेस में होता है कि प्रोपोर्शनली कितने हैं, द हाउ द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म कंपेयर। अब जैसे बहुत ज़्यादा अलग अलग एनिमल्स हैं, दैट इज़ रिचनेस। इवननेस क्या होता है कि मान लो 5 भेड़ है, 5 बकरी है, 5 मुर्गा है, 5 हाथी है, ये क्या होता है? इवन। लेकिन अभी यहीं पे हाथी 15 हैं, भेड़ 2 हैं, तो क्या हो गया? अनइवन, अनइवन हो गया। तो इवननेस का मतलब होता है कि जब बराबर सारी चीज़ें हों तभी तो परफेक्टली इक्विलिब्रियम काम करेगा ना, तो वो चीज़ें होती हैं। तो लो इवननेस मीन्स फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइड। अगर इवन चीज़ें होंगी ही नहीं तो इसका मतलब क्या है? 15 हाथी हैं, 2 शेर हैं, 1 मुर्गा है, ऐसे करके, तो ये क्या होता है? अनइवन। तो कुछ ही तो डोमिनेट करें, जैसे हाथी यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है, तो ये क्या होता है? लो इवननेस। तो इवन अगर होती है ना डाइवर्सिटी, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखना। जैसे ये रिचनेस है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन यहाँ इवननेस है, 5 4 ये भी हैं, 4 ये भी हैं। देखो ये 4 बटरफ्लाई है और ये 4 कीड़े भी हैं, तो क्या है? इवन है। अगर यहाँ पे बटरफ्लाई 10 हो जाती, कीड़े 3 होते, तो अनइवन हो जाता। तो इवन जितना होता है उतना ही अच्छा होता है। अभी अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है? रिफर टू द डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया इकोसिस्टम इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज। और स्पीसीज रिचनेस, मान लो छोटा सा एरिया, चलो मैंने मान लिया वेस्टर्न घाट है, तो इस वेस्टर्न घाट में कितने टाइप ऑफ स्पीसीज रह रहे हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, दैट इज़ कॉल्ड अल्फा। मतलब लोकल रीजन में देखते हैं, विद इन रीजन देखते हैं। अब बीटा डाइवर्सिटी क्या है कि एक रीजन को दूसरे रीजन से कंपेयर करते हैं। मान लो वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से कंपेयर कर दिया दूसरे रीजन से, तो इसके दोनों में देखेंगे, जैसे मान लो ये वेस्टर्न घाट था, ये ईस्टर्न घाट है, अब दोनों में कंपेयर करेंगे कि ऐसे कौन से हैं जो नहीं पाए जाते। जो पाए जा रहे हैं सेम सेम उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो नहीं पाए जाते, जैसे मान लो ये वाला है तो ये यहाँ नहीं है, तो दैट इज़, यही तो हम चेक करते हैं, दैट इज़ बीटा डाइवर्सिटी। जब दो जगह से, मान लो वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से कंपेयर कर रहे हैं। गामा क्या होता है? जब ऊपर ओवरऑल आप देखोगे, पूरा डेक्कन ही देख लिया, बहुत सारे इकोसिस्टम है, इट मेजर द ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। पूरा डेक्कन का देख लिया, दैट इज़ गामा। तो गामा बड़े में होता है, फिर बीटा आता है, अल्फा सबसे छोटे रीजन की बात होती है। तो बेसिक चीज़ें समझ ली, जब मैज द फॉलोइंग में पूछेगा आप आराम से सही करके आओगे। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि कितना ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होता है। जितना ज़्यादा वेरिएशन होता है उतना ही अच्छा होता है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, उतना ही ज़्यादा होता है, अडॉप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इनकी, क्योंकि जीन अलग अलग होते हैं। अगर सिंगल जीन होगा, कोई बीमारी आई, सब मर गए, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर अलग अलग जीन है, तो चलो ये बीमारी इसको ख़त्म कर रहा है, लेकिन ये रेजिलियंट है, ये रेजिलियंट है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लिखते हैं इन्वायरमेंट में कि कैसे चीज़ें प्रोटेक्ट करें, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में लिखते हैं कि हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाना है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है कि अलग अलग जीन से अलग अलग फीचर्स भी दिखते हैं। जैसे अगर आप उत्तराखंड चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, तो वहाँ कुत्तों के झबरे बाल होते हैं, लेकिन यहाँ देख लो कुत्ते एकदम वैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा जीन वेरिएशन आता है, इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग जैसे रहते हैं। फिर स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक रीजन में कितने सारे स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज हैं, डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा उनकी है, दैट इज़ स्पीसीज डाइवर्सिटी। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है कि ओवरऑल की ग्रास लैंड है, जैसे मान लो इंडिया में, तो ग्रास लैंड हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, कोरल्स हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, तो उनकी कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है, दैट इज़ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ एंडेमिज्म क्या होता है? एंडेमिज्म कोई एक ऐसी स्पीसीज जो पूरे रीजन को, पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती हो। जैसे कि कंगारू, हम ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में उसको क्या बोलते हैं? कंगारू, क्रिकेट वगैरह में। कीवी, कीवी क्या है? एक
एक ट्री है, कहाँ पे पाया जाता है? न्यूजीलैंड में, तो हम उसको कीवी बोलते हैं, कीवी। तो एंडेमिज्म इज द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीसीज यूनिक टू डिफाइन जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज आइलैंड, नेशन, कंट्री। तो कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कीवी जैसे न्यूजीलैंड हो गया। अदर डिफाइन जोन और हैबिटेट टाइप, जैसे बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश को बोलते हैं कि ऐसे आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह में यूज़ करते हैं वर्ड्स। तो दैट इज़ एंडेमिज्म। नाउ अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ होते हैं, आपको इस समझते चलना है ताकि आप आराम से मैच दी फॉलोइंग पकड़ लो। कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं जैसे विज़न वाले देते रहते हैं तो आप आराम से पहचान लोगे, यूपीएससी में अगर देंगे तो आप पहचान लोगे। तो की स्टोन स्पीसीज़ क्या है? की स्टोन मतलब उनका होना ज़रूरी ही ज़रूरी है। इट इज़ ए स्पीसीज विच एडिशनल लॉस फ्रॉम एन इकोसिस्टम लीड टू मेजर चेंजेस इन अकरेंस एट लीस्ट वन अदर स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि टाइगर है तो टाइगर क्या खाता है? वहाँ पे हिरन खा लिया, हिरन को खाया, या मतलब कोई दूसरे जानवर है जो ग्रास खाते हैं उनको खाया, ये ग्रास को खा रहा है। तो अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इनकी संख्या बढ़ जाएंगी तो ये ज़्यादा खा लेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे जब ये ख़त्म होंगे तो ये भी ख़त्म होने लगेंगे। वो क्या नाम था? हेली नाम था ना शायद, जो जिम कॉर्बेट वाला रिसर्च किया था। तो एक ऐसी स्पीसीज जो चेक बना के रखती है, दैट इज़ कॉल्ड की स्टोन स्पीसीज। जैसे शेर हो गए, शेर नहीं रहेंगे तो बाकी जानवर को नहीं खाएंगे तो वो जानवर की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, फिर वो और ग्रासेस वगैरह खाएंगे तो एकदम से डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए चेक बना होता है, ये इनको बराबर करे रहते हैं, ये कम रहते हैं, इनको बराबर कर देते हैं। तो उस हिसाब से चीज़ें होती है। जैसे कि लॉयन हो गया, हाथी हो गया। हाथी मान लो अफ्रीका में रह रहा है, सवाना रीजन में, तो पेड़ से दबाते चलते हैं, ट्रीज़ नहीं उग पाते, ग्रासेस रहती हैं। तो अगर हाथी नहीं रहेंगे तो बहुत सारे जंगल हो जाएंगे, जंगल हो जाएंगे तो वहाँ शेर भी नहीं पाए जाएंगे, शेर जंगल में थोड़ी ना दौड़ेगा। इक्वेटोरियल रीजन में आपने कभी सुना है जंगल? नहीं होते, क्योंकि उनको प्लेन एरिया थोड़ा चाहिए, ग्रास लैंड चाहिए जहाँ वो शिकार कर सके, भाग सके। तो दैट इज़ की स्टोन स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई पॉल्यूशन हो गया, चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उन स्पीसीज में कलर चेंज होने लगता है, चीज़ें बदलने लगती है। जैसे लाइकेन है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइकेन कैन टेल हाउ मच सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब जैसे ही एयर क्वालिटी चेंज होती है लाइकेन के कलर चेंज हो जाते हैं। तो इट इज़ अ वन हुज प्रेजेंट सब्सटेंस और एविडेंस रिफ्लेक्ट द इन्वायरमेंटल कंडीशन। दे सर्व एज ए अर्ली वार्निंग एंड मैकेनिज्म सिग्नल बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू इन्वायरमेंट कंडीशन, ऑल्सो नोन एज सेंटिनल स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल फिश, कोई एरिया में फिश थे वहाँ से गायब हो गए, क्यों गायब हो गए? क्योंकि वहाँ पे या तो मरीन पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया होगा, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो गया होगा, तो उनका माइग्रेशन हो गया। लाइकेन्स हैं तो हम लाइकेन्स है तो दैट इज़ इंडिकेटर स्पीसीज। फिर एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं कि जो नेटिव होते हैं उसी एरिया में पाए जाते हैं, अलग कहीं नहीं पाए जाते। जैसे वेस्टर्न घाट में लॉयन टेल मकाऊ है, दैट इज़ एंडेमिक। जैसे वेस्टर्न घाट में नीलगिरी तहार है, आप लोग पढ़ते हो। बताइए कौन सा नेशनल पार्क है साउथ इंडिया में जो इसी के लिए जाना जाता है, एक्सक्लूसिवली उसके लिए बना हुआ है। फिर ईस्टर्न हिमालयन, जैसे रेड पंडा हो गया ईस्टर्न हिमालय में, ईस्टर्न घाट में जैसे फ्लाइंग स्क्वेरल हो गया। तो ये सारे क्या हैं? इंडेमिक स्पीसीज़ हैं, ये सारे भी हैं। बम्बू हो गया, नॉर्थ ईस्ट में रहता है। कोला हो गया जो पेड़ों पे रहता है। तो आप एक बारी देख लो ताकि अगर आपको मैच द फॉलोइंग में आया तो आप आराम से देख लोगे। तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लीजिए। मैं ऐप में भी कर दूंगा, प्लीज़ डाउनलोड द ऐप। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप छोड़ दोगे ना। फ्लैगशिप स्पीसीज़ क्या होती हैं? फ्लैगशिप स्पीसीज़ क्या होती हैं? देखो, इट इज़ ए स्पीसीज चूजन टू रिप्रेजेंट इन्वायरमेंटल कॉज सच एज इकोसिस्टम नीड एंड कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे चीता है, कूनो नेशनल पार्क क्यों जाना जाता है? बिकॉज ऑफ चीता। मानस नेशनल पार्क क्यों जाना जाता है? बिकॉज ऑफ एलिफेंट। आप ये लिख सकते हो। तो डिपेंड करता है। तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ हैं कि जैसे पंडा हो गया, कंगारू हो गए, लॉयन हो गया, चीता हो गया। जैसे गुजरात में गिर नेशनल पार्क है तो गुजरात, वहाँ पे लॉयन है, फ्लैगशिप। तो फ्लैगशिप है जो ओवरऑल रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर जो वल्नरेबल होते हैं वही होते हैं, लेकिन वो कोई भी हो सकता है। जैसे कोई फिक्स नंबर्स नहीं होते कि आप इनको याद कर लो, बस ये आपको समझना आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज अम्ब्रेला स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज क्या होता है? अम्ब्रेला कि मतलब एक को प्रोटेक्ट किया तो उसके नीचे सारे प्रोटेक्ट होते चले जाएंगे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट की स्टोन स्पीसीज, जो अभी हमने सबसे पहले देखा था, चीता की बात की थी। तो स्पीसीज दैट आर सेलेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंटायर इकोसिस्टम एंड फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल लाइक टाइगर, चियन, पंडा। तो अलग अलग चीज़ें होती है कि एक रहेगा तो दूसरे का प्रोटेक्शन ऑटोमेटिक करेंगे। जैसे कि मान लो कि चीता है, अब चीता को क्या खाना है?
जो खाना है, मान लो हिरन खाना है, डियर खाना है, बफेलो खाते हैं, जो भी हैं शिकार करते हैं, तो उनकी भी प्रजाति तो होनी चाहिए ना, तो हमें इनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर हम इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर ये जो जो चीज़ें खाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ अम्ब्रेला कि एक चीज़ें हमने प्रोटेक्ट करनी है तो उसके साथ साथ सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। दैट वी यूज टू कॉल अम्ब्रेला स्पीसीज। नाउ अब दो कीवर्ड्स हैं, आप प्लीज़ इसको देखिए कि बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। कि बायो प्रोस्पेक्टिंग रिफर टू एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर कमर्शियल वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स। तो उसको इकोनॉमिक यूज़ के लिए, कोई बायोडाइवर्सिटी में कोई ऐसे मटेरियल, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपने इकोनॉमिक यूज़ के लिए कर सकें, रिसर्च करके उससे पैसे कमा सकें। बायो प्रोस्पेक्टिव, जैसे मान लो कि कंजर्वेशन किया, बायो प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस किया, फिर रिसर्च किया, उसमें से कोई प्रोडक्ट हमने निकाला, उससे पैसे कमाए, फिर कंजर्वेशन में लगाया। दैट इज़ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। बायो पायरेसी क्या होता है? चोरी। ये देखो चोरी करके लेके जा रहे हैं कि चलो मान लो कि मलेरिया का इलाज ये है, कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन को पता है, लेकिन कोई बाहर की कंपनी आई, उसको ये चीज़ पता चल गया, वो जाके उसका पेटेंट ले लिया। अब पेटेंट लेने के बाद वो जहाँ से लेके आए उनको देते नहीं, मतलब एक्चुअल में हक तो उनका है लोकल पॉपुलेशन का, जो वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन थे, लेकिन चोरी करके पैसा कोई और कमा रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड बायोपायरेसी। उसको हम रेगुलेट करते हैं नगोया प्रोटोकॉल। नगोया किसके अंदर है, आप लोग बताइए? सीबीडी के अंदर है, यूएनसीसीडी के अंदर है, यूएनसीसी के अंदर है, बताइए किसके अंदर है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बायोपायरेसी अकर्स व्हेन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इज टेकन फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट कंट्रीज विदाउट परमिशन। तो दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटेड थ्रू नगोया। अब रियाल्म क्या होता है? रियाल्म मीन्स क्या होता है कि बायोजियोग्राफिकल रिवान लार्ज स्पेशल रीजन विद इन विच इकोसिस्टम शेयर द ब्रॉडली सिमिलर बायोटा। तो अलग अलग, जैसे पूरे अर्थ को हमने अलग अलग रियाल में बांटा हुआ है, जैसे कि ये पैलियो आर्कटिक है, तो ये पूरा रीजन आ गया इसमें, पैलियो आर्कटिक। फिर ये हो गया अफ्रोट्रॉपिकल, तो ये अफ्रीका रीजन पूरा आ गया। देन दिस इज़ ऑस्ट्रेलियन, दिस इज़ इंडो मलायन, ये पूरा इंडो मलायन है इतना। तो सिमिलर टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट पाई जाती है, मतलब सिमिलैरिटी होती है ना कि एकदम सिमिलर पाया जाता है, डाइवर्सिटी तो रहेगी। तो सो वी यूज टू कॉल रियाल्म। तो रियाल्म सबसे बड़ा होता है, रियाल्म बायोजोग्राफिकल रियाल्म, तो वो सबसे बड़ा होता है। देन उससे छोटा होता है बायोजोग्राफिकल जोन। कि मान लो इंडिया की बात करते हैं तो अलग अलग जोन में, जैसे रेलवे होता है, नदर्न जोन, सदर्न जोन, ईस्टर्न जोन, तो जोन में डिवाइड कर देते हैं। एक जोन में बहुत सारे स्टेट आते हैं, तो फिर क्या हो गया, प्रोविंस उसके अंदर आ गया। तो सबसे बड़ा रियाल्म होता है, फिर उसके अंदर आता है जोग्राफिकल जोन, फिर उसके अंदर आता है आपका प्रोविंसेस। तो रियाल्म, फिर जोन, फिर प्रोविंस। जोन आप याद करो कि नदर्न जोन है, तो उसमें 2-3 स्टेट आ गए, लेकिन प्रोविंस मीन्स क्या, एक स्टेट। तो एक स्टेट में बहुत सारे छोटे छोटे हो जाते हैं, तो उसको जोग्राफिकली सब डिवाइड करते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, ये नाम नहीं याद रखना है, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। क्या होता है ये? तो नॉर्मन मेयर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, स्टेट पीसेस वगैरह में आ जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बेस पे हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट देखते हैं, जैसे हाई स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिनिज्म, कि वहाँ के जो पॉपुलेशन, जैसे वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज़ होनी चाहिए, और वहाँ पे हैबिटेट लॉस ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित करते हैं। तो जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, एनजीओ एक तरीके से अमेरिका का, क्वालिफाई एज ए हॉट स्पॉट ए रीजन मस्ट मीट 2 स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया। क्या है? पहला ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एमसीक्यू में, यूपीएससी पूछ सकता है कि जो मतलब एटलीस्ट उनके जो हैं उसके अंदर 1500 स्पीसीज होने चाहिए ऑफ वेस्कुलर प्लांट, जो कि ज़्यादा हो 0.5% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, कि जितने टोटल प्लांट्स हैं उनसे 0.5% से ज़्यादा हों, और एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऐसे हों। तो मतलब दोनों आपका सेटिस्फाई होना चाहिए एज ए एंडेमिक। दूसरा क्या है कि इट मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। कितना था? 70% इसका लॉस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मस्ट हैव 3 और लेस इट्स ओरिजिनल नेचुरल, मतलब 30% या उससे ज़्यादा ही बचा है, उससे कम ही बचा है, ना कि ज़्यादा, मतलब 30% या उससे कम बचा है। ज़्यादा अगर यहाँ लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो 70% लॉस हो गया, 30% बचा हो या उससे कम बचा हो, तब उसको घोषित किया जाता है इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी थ्रेटन, जो हमने अभी यहाँ पे देखा है। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने की। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात करूँ तो इंडिया के 4 हैं। पहला हिमालयन रीजन है, ये हिमालयन रीजन, इसमें पाकिस्तान आता है, चाइना आता है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान आता है। तो इंटायर इंडियन हिमालय रीजन, इंटायर इंडियन हिमालयन रीजन, तो ये पहला हो गया। दूसरा इंडो बर्मा, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये इंडो बर्मन है, ये दूसरा है। तीसरा है सुंडालैंड, इंक्लूड निकोबार आइलैंड, तो निकोबार आइलैंड
जो है दैट इज़ सुंडा। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका ये चौथा है, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका चौथा है। तो ये जो है ना इंडो बर्मा, इसमें थोड़ा सा अंडमान वाला पार्ट आ जाता है, और सुंडा लैंड जो है वो निकोबार वाला पार्ट आता है, इंडो मलैन एरिया जो यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है इसका आता है। तो 4 है टोटल, ये आपको याद रखना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में। टोटल कितने हैं? 4 है। नॉर्थ ईस्ट है, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न घाट और हिमालयस। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं। 2 तरीके से कंजर्वेशन होता है। पहला होता है इन सितु की उधरिच, जहाँ पे पार्क वगैरह है वहीं पे आपको सारी चीज़ें सेटलमेंट करना है, कंजर्वेशन करना है। दूसरा एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाते हो। तो मैच द फॉलोइंग में सिंपल यही आ जाता है कि इसमें से कौन सा एक्स सितु है या इन सितु है। तो इन सितु जैसे नेशनल पार्क, एक जगह से दूसरी जगह तो नेशनल पार्क ले नहीं जा सकते। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब इन सितु होते हैं। एक्स सितु क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क, कि आप खुद से बनाते हो। बोटैनिकल गार्डन आप खुद से बनाते हो, जैसे बोटैनिकल गार्डन दिल्ली में है। जीन बैंक्स, अलग अलग जीन जेनेटिक डाइवर्सिटी आप इकट्ठे करते हो। फिर क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे क्या हैं? एक्स सितु हैं, मतलब आप खुद से अपना लैब बनाते हो, छोटी छोटी चीज़ें क्रिएट करते हो आर्टिफिशियली। अब बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की। तो हम सबसे पहले इन सितु की बात कर रहे हैं। इन सितु ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ भी डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दोबारा फिर से इसको पढ़ेंगे जब हम कंजर्वेशन के अलावा जब हम एक्ट के बारे में बात करेंगे, अलग अलग एक्ट, और सारी चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। आपको इन्वायरमेंट कहीं अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत मज़ा आएगा। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो क्या होता है ये? तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है सारी चीज़ें, रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाई करती है। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 27। अगर वहाँ पे लिखा 1927, अगर वहाँ पे लिखा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1981 तो गलत हो जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1988 गलत हो जाएगा। 1927 इसे में आपका आता है विलेज फॉरेस्ट, इसे में आता है आपका कंजर्वेशन रिजर्व, इसे में आपका आता है कम्युनिटी रिजर्व। तो ये चीज़ें याद रख लेना। तो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इसी के अंदर आते हैं ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किस में होता है? नेशनल पार्क में होता है। फिर किस में होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, मतलब सब उससे ज़्यादा कम। फिर उससे कम होता है किस में? रिजर्व फॉरेस्ट में। फिर सबसे कम होता है ये आपका जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ भी कर सकते हो, फिर थोड़ा बहुत यहाँ रेगुलेशन होता है रिजर्व फॉरेस्ट में। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उससे ज़्यादा रेगुलेशन होता है, नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा। तो ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है ना। रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, राइट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग आर बैंड अनलेस स्पेसिफिक ऑर्डर इशूड, अदरवाइज ऑल एक्टिविटीज़ आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। तो रिजर्व फॉरेस्ट जैसे होते हैं, जैसे ओआरएन अगर आप लोग रह रहे हो तो ओआरएन के बगल क्या है? रिजर्व फॉरेस्ट है। ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया है, उसके आसपास रिजर्व फॉरेस्ट हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो रिजर्व है वो, वहाँ पे कोई चीज़ परमिटेड नहीं, ना तो आप हंटिंग कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको परमिशन नहीं दिया जाता, परमिशन नहीं दिया जाता। लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में क्या होता है? प्रोटेक्टेड बस ऐसे करते हैं, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन कोई ऐसे ये चीज़ें नहीं होती कि ज़बरदस्ती इसको रोकना है। तो प्रोटेक्टेड में क्या करता है कि सारी चीज़ें अलाउड होती है, हंटिंग वगैरह अलाउड होती है जब तक कि प्रोहिबिट ना किया जाए। यहाँ सब कुछ बंद है जब तक कि परमिशन ना दिया जाए, यहाँ सब कुछ अलाउड है जबकि परमिशन ना दिया जाए, मतलब जब तक मतलब बैन ना किया जाए। तो यहाँ पे जब तक बैन ना किया जाए तब तक सारी चीज़ें अलाउड हैं प्रोटेक्टेड में। यहाँ पे कुछ नहीं अलाउड है जब तक कि परमिशन ना दिया जाए। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। तो इसका ज़्यादा डिग्री होता है प्रोटेक्शन का एज़ कम्पेयर टू दिस। देखो कह रहा है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में सच राइट आर समटाइम गिवन टू द कम्युनिटीज़। ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ रेफ्यूजी भी इसको बोलते हैं, क्या है? तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट पास करती है। नो नीड टू पास लेजिस्लेशन, कोई ऐसे एक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इसको भी करती है, नेशनल पार्क को भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, टाइगर रिजर्व को भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। ये किसके अंडर आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ऊपर किसके अंडर आया था? फॉरेस्ट एक्ट के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि फॉरेस्ट एक्ट में क्या आता है? विलेज फॉरेस्ट आता है, ये चीज़ें आती हैं। आपका कंजर्वेशन रिजर्व आता है, कम्युनिटी रिजर्व। आप बताओ इसके अंदर आता है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। बताओ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर आता है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आता है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम देख रहे थे, एक्ट 72 के अंदर बना है। जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वही सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है। सेंचुरी में कुछ राइट यहाँ पे परमिटेड होते हैं, जैसे ग्रेजिंग, आप जाके
भैंस चरा सकते हो वहाँ पे, फायरवुड कलेक्शन कर सकते हो, लकड़ी ला सकते हो, अलाउड। बट यहाँ पे सारी चीज़ें अलाउड है, बट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होती है। अब इसका नहीं कि आप फायरवुड के नाम पे पता चला आप जंगल की लकड़ियाँ काट काट के ट्रक पे बेच रहे हो, आप बोलो कि अरे मुझे घर पे जलाना है, तो वो रेगुलेट होते हैं, वो पता चल जाता है ना कि आप ठेले में ला रहे हो या आप पूरे ट्रक भर के ला रहे हो। न्यू सेटलमेंट नहीं अलाउड होती है कोई नहीं, लेकिन हाँ अगर आप वहाँ पे कोई रह रहा है, ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है, तो उनको अलाउ करते हैं, उनको अलाउ हम करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। ना नेक्स्ट इज टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व जो होता है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करता है डिक्लेयर नोटिफिकेशन के थ्रू, सेम एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये मॉनिटर होता है किसके द्वारा? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो भी बना हुआ है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये भी इसी के अंदर आता है। तो मैं ये भी देखूंगा, हम लोग ये देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार यूपीएससी ने पूछ रखा है। कॉन्स्टिट्यूट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो नेशनल पार्क जो होता है ये भी नोटिफिकेशन से ही बनता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, सेम जस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क्स में कोई राइट परमिटेड नहीं होता, ना तो यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कोई राइट ऐसे परमिट करता है कि आप ग्रेजिंग कर लो, लाइव स्टॉक ग्रेजिंग हो जाए, या जैसे कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा था कि लकड़ी कलेक्ट कर सकते हो। नेशनल पार्क में ये सारी चीज़ें नहीं अलाउड होती, कोई परमिशन नहीं। नो लाइव स्टॉक ग्रेजिंग शैल ऑल्सो भी परमिटेड इन साइड द नेशनल पार्क्स। जो बाउंड्रीज होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वो डिफाइंड होती हैं, डिफाइन नहीं होती हैं, सॉरी, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज होती है डिफाइन नहीं होती, लेकिन जो नेशनल पार्क की बाउंड्री होती है दैट इज़ क्लियरली डिफाइन, वो क्लियरली डिफाइन होती है। उसको स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, लेकिन कैसे चेंज करेगी? विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इसके अप्रूवल से ही करता है। बताओ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो हेड होता है वो चेयरमैन कौन होता है और वाइस चेयरमैन कौन होता है? ये अगर आपने बता दिया तो आपके 2 मार्क्स यूपीएससी में फिक्स आए हुए हैं। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट नेशनल पार्क की चीज़ें चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, रिड्यूस नहीं कर सकती एरिया। आप बाउंड्री चेंज कर दो कि ऐसा था आपने ऐसे कर दिया, लेकिन परमिशन से नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। लेकिन आप रिड्यूस नहीं कर सकते, नेशनल पार्क को कभी रिड्यूस नहीं किया जा सकता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आप नेशनल पार्क बना सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है क्योंकि ये रीजन बेस्ड होता है, रीजन बेस्ड होता है। जो नेशनल पार्क होता है रीजन बेस्ड होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो स्पीसीज़ बेस्ड है, अलग अलग स्पीसीज़ के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रख दिया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क में सब कुछ आ जाता है, तो थोड़ा सा दादा टाइप का है, बड़ा है। ये सारे नेशनल पार्क्स हैं, वी विल सी जब हम कन्वेंशन की बात करेंगे, एक्ट्स की बात करेंगे। फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को का एक मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसके अंदर वो नोटिफाई करता है, जैसे जो इंडिया की, मान लो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट बात करें तो इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो कमेटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज तो नोटिफाई करती है। मान लो कि कच्छ है, पंचमढ़ी है, तो उसने भेज दिया यूनेस्को को प्लीज़ इसको नोटिफाई करो, ये हमारे साइड से हम प्रपोजल दे रहे हैं। तो यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है ना, वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर देता है, तो हायर डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, कुछ फंडिंग वगैरह मिलती होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व, आप लोग बताइए कितने हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। अब जो भी आपको याद आए वो आप रोक के पॉज करके आप लिख दिया करो। फिर अगर मैं फंडिंग की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग देती है इसको, जैसे 90 और 10 का रेशियो होता है कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% स्टेट गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्टर्न और हिल एरियाज़ में, और 60-40 का होता है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ पे? ये जो रीजन होते हैं, मतलब बाकी जो स्टेट होते हैं वहाँ पे दिया जाता है। दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। अब बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपको देखना है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बाद में कराऊंगा ही जब हम मैपिंग करेंगे, लेकिन अभी आपको बताना है कितने मैप के अंदर है। अब कोर बफर स्ट्रेटजी होती है इससे बायोस्फीयर रिजर्व में। कोर एरिया होता है, उसके बाद बफर होता है, फिर ट्रांजिशन होता है। तो कोर एरियाज़ में कुछ भी अलाउड नहीं होता। कोर एरियाज नेचुरल जोन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट अलाउड। ज़्यादातर ये जो कोर एरियाज़ होते हैं ना बायोस्फीयर रिजर्व में, देखो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है, यहाँ पे इंसान भी रह सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसका कोर एरिया होता है। उस कोर एरिया में नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, ट्रांजिशन जोन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं, और इस एरिया में इंसान भी हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि सबसे बढ़िया तरीका क्या है जहाँ पे इंसान
इंसान और नेचर साथ में रहें, तो दिस इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। यही क्वेश्चन पूछा था 2017 में या 18 में आई थिंक। तो कोर एरिया में कुछ अलाउड नहीं होता, जनरली नेशनल पार्क्स होते हैं। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, लिमिटेड क्रिएशन, एजुकेशन, ये सब अलाउड होता है। जनरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। और जो ट्रांजिशन होता है सबसे आउट का, वहाँ चीज़ें अलाउड होती है। इकोलॉजिकल, सस्टेनेबल, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री आर परमिटेड इन द ट्रांजिशन जोन। अब ऐसा नहीं कि आप लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर लगा दो या माइनिंग करने लगो, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी रेगुलेटेड होती हैं। तो ये आप डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, जैसे आप यहाँ से अंदर से बाहर जाओगे वो घटता जाएगा। फिर इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं? इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं कि मान लो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, तो उसके आसपास पहले ये होता है 10 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए इको सेंसिटिव जोन, कि वहाँ पे आप अंदर नहीं आ सकते, कोई काम नहीं कर सकते, माइनिंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि 10 किलोमीटर सारे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स में तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे, टूरिज्म कैसे बढ़ाएंगे? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो ठीक है, 1 किलोमीटर तो आपका मैंडेटरी होना चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन अभी बताओ, अभी प्रेजेंट में क्या स्टेटस है? मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आप क्यूरियस रहो कि अभी 1 किलोमीटर पहले बोला, लेकिन फिर स्टेट ने बोला कि 1 किलोमीटर भी ज़्यादा है। तो फिर एससी ने क्या बोला कि 1 किलोमीटर अभी है या 1 किलोमीटर ख़त्म कर दे, या बोल दे कि स्टेट खुद अपना डिसाइड करे। तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको डिक्लेयर किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलेगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें मैं पीडीएफ भेज दूंगा, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लोगे, समझ में आ जाएगा। इसके अंदर होता है मैंडेटरी, बोला था 2022 में एससी ने, लेकिन चीज़ें हटा दिया। और एक चीज़ याद रखना ना कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, उसमें कोई वर्ड मेंशन नहीं इको सेंसिटिव जोन। तो अगर पूछ लिया यूपीएससी ने कि इको सेंसिटिव जोन इज मेंशन अंडर वाइल्ड लाइफ एंड मेंशन इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा ही, मतलब उससे पावर होती है हमें इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने की। अब आपसे ये 2 स्टेटमेंट दे दिया। देखो मैं अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पहला स्टेटमेंट दे दिया कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं, पहला। दूसरा दे दिया कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें इको सेंसिटिव जोन वर्ड मेंशन है। तो आपको लग रहा है कि डिक्लेयर करता है तो वर्ड मेंशन होगा, नहीं, नहीं मेंशन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं मेंशन होती हैं, सो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बस ये बोला गया है कि रेगुलेट कर सकता है, इंडस्ट्रीज रेगुलेट कर सकता है, तो वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। अभी 2 चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना कि एक होता है कंजर्वेशन रिजर्व, वो होता है कम्युनिटी रिजर्व। तो जैसे मान लो ये नेशनल पार्क्स है, तो इसके पास आसपास कुछ लैंड होंगे, ट्रांजिशन जोन में कुछ लैंड होंगे। अगर ये गवर्नमेंट के लैंड है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर कर देती कंजर्वेशन रिजर्व। लेकिन अगर यही लैंड प्राइवेट हो गए तो क्या? मान लो ये लैंड, ये सारे प्राइवेट है, तो अगर ये प्राइवेट होंगे तो इनको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी रिजर्व। डिक्लेयर कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। बस यही डिफरेंस होता है दोनों में, और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। बस यही पूछेंगे तो यही स्टेटमेंट देंगे। फिर सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स की कुछ जंगल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट रहते हैं, तो उसकी पूजा होती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो भी एक तरीके का इन सितु मेजर है। सेक्रेड ग्रुप्स तो अलग अलग नाम होते हैं। यूपीएससी आपका से 2-3 नाम दे देगा, देववान या कावू, देवराय, ऐसे करके, उमांगलाई। तो व्हाट इज़ दिस? ये ट्राइबल डांस हैं या ट्राइबल म्यूज़िक हैं या सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ऐसे करके। तो वो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ऐसे ही आते हैं यूपीएससी में। तो अगर आपका दिमाग चलता है ना, थोड़ा सा आप शार्प रहते हो, तो चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर अपने अपने ग्रुप से अराउंड 535 ने क्वालिफाई किया है, जो ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप बना है। इस बार ही हमारा टारगेट है कि 1000 प्लस हों, तो इसीलिए चीज़ें कराई जाती हैं। पूरा जितना भी टाइम रहेगा पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, और आप लोग टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है CSC मैट्रिक्स ऑफिशियल। ना एक सेतु कंजर्वेशन क्या होता है? जो बाहर होते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन हो गया, बोटैनिकल गार्डन हो गया, जीन बैंक हो गया, एक्वेरियम हो गया, डिटेल में नहीं जाना, बस ऐसे आएगा तो आपको सिर्फ पहचाना है, दैट इज़ एक्स सेतु कंजर्वेशन। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही इनकरेज करते हैं। कोई इससे पैसा तो मिलता नहीं है, टाइम निकाल के चीज़ें की जाती हैं, लेकिन अभी अपने पास ज़्यादा टाइम रहेगा। मैंने आपसे जैसे बताया कि चीज़ें मैंने छोड़ दी है, जॉब छोड़ दिया, तो अभी काफ़ी टाइम है, तो वो सारी चीज़ें करते रहेंगे और उसके साथ साथ पढ़ाई पे ध्यान देते रहेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन